हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्माण उद्योग ज्योग्राफी का पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेशम उद्योग से। सिल्क इंडस्ट्री, रेशम उद्योग से हम स्टार्ट करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सूती वस्त्र, ये सब कच्चा माल और ये सब चीनी उद्योग और ये सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रेशम उद्योग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशम उद्योग किसे कहते हैं? सबसे पहले रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त रेशों से धागा एवं रेशमी वस्त्र बनाने वाले उद्योग को रेशम उद्योग कहते हैं। जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो कोकून कोकून से प्राप्त रेशों से धागा एवं रेशमी वस्त्र बनाने को उद्योग को रेशम उद्योग कहते हैं। रेशम हम प्राप्त करते हैं रेशम के कीड़े से। ठीक, आप लोग पूछ देगा किससे प्राप्त होता है रेशम, तो कोकून। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। रेशम उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। रेशम जो उद्योग है भारत का महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। इसमें शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों को कोकून से रेशम का धागा तैयार किया जाता है। जो पेड़ जो पत्ते होते हैं ना, उस शहतूत के पत्ते पे पाले जाते हैं रेशम के कीड़े, और कोकून से रेशम का धागा तैयार किया जाता है, जो भारत के विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में से एक है तथा विभिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। तो किससे हम प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्तियों पर पाले गए जाते हैं, और जो भारत जो विश्व में है ना, वो प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रमुख उत्पादों को देश में से एक स्थान रखता है, जो विभिन्न प्रकार के रेशम के उत्पादन करता है। रेशम उद्योग का महत्व देखिए। रेशम उद्योग का महत्व क्या क्या है? तो सबसे पहले कि कहीं पे कोई अगर फैक्ट्रियां लगती है तो आसपास के लोगों को रोजगार तो प्राप्त होवे करता है। ऊपर से अगर हम विदेश में सामान भेजें रेशम का सब कुछ, तो विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगा। फिर ग्रामीण विकास होगा। जो आदमी रेशम का कीट पालन करेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर फैक्ट्री है, एक गाँव है, तो यहाँ पे रेशम का कीड़े पालेगा और इसको फैक्ट्रियों में ले जाएगा, तो उसमें ग्रामीण विकास होगा। हस्तशिल्प शिल्प को बढ़ावा मिलेगा। जितना भी साड़ियाँ पे कढ़ाई थी था ना, रेशम की साड़ियाँ, दुपट्टे और अन्य वस्त्र भारत की पारंपरिक कला जो कढ़ाई करते हैं ना उस पे, तो उसका भी हस्तशिल्प का भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रोजगार। तो रेशम उद्योग किसानों, रेशम कीट पालकों, बुनकरों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। जो भी किसान जो रेशम का कीट पालन करेगा, बुनकर होगा, व्यापारियां होगा, वो रोजगार रेशम उद्योग से रोजगार उसको प्राप्त होगा। फिर क्या आगे विदेशी मुद्रा आएगा। फिर है अपना विदेशी मुद्रा। जो रेशम वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात में भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और जितना भी रेशम उद्योग रेशम वस्त्र बनाएगा वो निर्यात करेगा भारत के बाहर विदेशों विदेशों में, तो उससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा। फिर ग्रामीण विकास, रेशम के कीट पालन, मतलब तो देखिए रेशम का कीट पालन कहाँ पे थे? रेशम का कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब रेशम के जो कीट पालन करते हैं, रेशम की खेती को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ने पर महत्वपूर्ण साधन है। जो ग्रामीण क्षेत्र में आय जो बढ़ेगा ना, उसका महत्वपूर्ण साधन क्या है? रेशम का कीट पालन, सेरीकल्चर। हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। रेशमी साड़ियाँ, दुपट्टे और अन्य वस्त्र भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं। रेशम उद्योग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ कैसा होना चाहिए उसका? अनुकूल जलवायु होना चाहिए, शहतूत का पेड़ होना चाहिए, कुशल श्रमिक मिलना चाहिए। देखिए, अनुकूल जलवायु का मतलब ये होता है कि गर्म और आर्द्र जलवायु रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त होती है। गर्म और आर्द्र जो जलवायु होता है रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त होती है। शहतूत का पेड़, रेशम के कीड़ों का मुख्य भोजन शहतूत की पत्तियां होती है, इसीलिए इन पेड़ों की उपलब्धता आवश्यक होती है। अगर शहतूत का पेड़ नहीं होता, किसी और पत्ते पर हम अथी रेशम के कीट को पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शहतूत का पेड़ होना आवश्यक है। आगे है कुशल श्रमिक। कोकून से रेशम निकालने और वस्त्र बनाने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हर एक आदमी कोकून से रेशम का
रेशम नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित आदमी या कुशल श्रमिक जो स्किल्ड होगा ना, वो लेबर मिलना चाहिए। परिवहन एवं बाजार, तैयार वस्त्रों और बिक्री के लिए अच्छी परिवहन और बाजार व्यवस्था आवश्यक होती है। जो भी वस्तुएं अगर हम तैयार करेंगे फैक्ट्रियों में रेशम से तो उसके लिए अगर मार्केट ले जाएंगे, बाजार व्यवस्था ले जाएंगे, तो उसके लिए परिवहन अच्छी होनी चाहिए, बाजार व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर है आगे भारत के प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य देख लीजिए आप लोग। तो प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम। ये सारे राज्य में प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य है। सबसे पहले कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य माना जाता है, पॉइंट याद रखिएगा। और है रेशम उद्योग की समस्याएं। अगर रेशम उद्योग हम लगाएंगे कहीं पे तो उसमें क्या क्या समस्याएं हमको झेलना पड़ेगा वो देख लीजिए। कीट रोग, अगर रेशम के कीड़ों में रोग लगने लगे तो उत्पादन कम हो जाता है। अरे कोई भी चीज़ है तो उसको बीमार पड़ जाता है या कीट का रोग हो जाता है कोई भी, तो उससे क्या होता है कि व्यापार ना उत्पादन बहुत कम हो जाता है। जब रेशम का कीट रोग होता है उसमें फैल जाएगा तो फिर कीड़े मरने लगेंगे, तो फिर क्या कोकून प्राप्त नहीं होगा। कोकून से अब जब हम प्राप्त नहीं होगा तो उत्पादन कम हो जाएंगे। मौसम पर निर्भरता, अत्यधिक गर्मी या ठंड से रेशम उत्पादक प्रभावित होता है। गर्म जलवायु तो चाहिए लेकिन अत्यधिक नहीं, जो हाई लेवल का होता है वो नहीं चाहिए, ना ठंड चाहिए, इसके लिए आर्द्र चाहिए। विदेशी प्रतिस्पर्धा, अन्य देशों के रेशम वस्त्रों के से प्रतिस्पर्धा रहती है, मतलब कंपेटिटिव रहती है विदेशी वस्त्रों से। आधुनिक तकनीकी की कमी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना उसकी कमी होता है, इसीलिए फिर कुछ क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। अभी भी भारत में ना है कोई ऐसा ऐसा क्षेत्र है कि अभी भी पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से रेशम का कीट से, कोकून से रेशा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका सुधार का क्या क्या उपाय होगा। बेहतर नस्ल के रेशम के कीट पालन करेंगे, आधुनिक तकनीकों को उपयोग करेंगे जिससे कि होगा कि अधिक से अधिक रेशम का साड़ियाँ, रेशम का वस्त्र हम बना सके। किसानों और श्रमिकों को प्रशिक्षण देंगे, किसानों को भी हम प्रशिक्षण देंगे और श्रमिकों को भी। सरकारी सहायता और ऋण की सुविधा निर्यात को बढ़ावा देता है। सरकारी सहायता और ऋण की सुविधा हम लगाएंगे जिससे कि हर एक आदमी रेशम कीट पालन कर सके और अधिक से अधिक मात्रा में कोकून से हम रेशम प्राप्त कर सके। निर्यातों को बढ़ावा देंगे, हम अपने देश से दूसरा देश में भी हम भेजने का प्रयास करेंगे और बढ़ावा देंगे इसको। फिर इसका देख लीजिए, इसका डायग्राम फ्लो चार्ट से एक बार समझ लेते हैं। शहतूत की पत्तियां पहले होता है, उस पर हम रेशम का कीट पालन करते हैं, फिर कोकून मिलता है, फिर कोकून से हम धागा प्राप्त करते हैं, उससे हम फिर वस्त्र बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग, चलिए जूट उत्पादन में सबसे ना भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल। तो चलिए जूट उद्योग के बारे में देखते हैं। जूट यानी कि पटसन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके बोरे, रस्सी, टाट, चटाई, कालीन, आधार कपड़ा तथा अन्य वस्तुएं बनाने वाले उद्योग को जूट उद्योग कहते हैं। और जूट से ना हम लोग बोरे बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, चटाई, कालीन, ये सब, और कपड़ा में भी उपयोग करते हैं। इस उद्योग को जूट उद्योग कहते हैं। जूट एक कच्चा माल होता है जिससे हम तैयार क्या क्या करते हैं, बोरे, रस्सी, ये सब हम तैयार करते हैं फैक्ट्री में ले जाके। जूट उद्योग भारत का एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि इसका मुख्य कच्चा माल जूट है, पटसन है। जूट एक प्राकृतिक रेशा, नेचुरल फाइबर्स, जो पर्यावरण के अनुकूल तथा जैविक रूप से नष्ट होने वाले बायोडाइजेबल होता है, इसलिए आज भी जूट से बनी वस्तुएं की मांग बनी हुई है। और जूट उद्योग में भारत एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है, जो कि इसका मुख्य कच्चा माल जूट है, पटसन, जो कि प्राकृतिक रेशा, मतलब नेचुरल फाइबर, जो पर्यावरण के अनुकूल होता है और जैविक रूप से नष्ट होने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज जो हम जूट से कोई भी वस्तु बनाएंगे तो ये नष्ट नहीं होगा, ये नष्ट होता है।
चलिए आगे देखते हैं इसका महत्व। जूट उद्योग का महत्व, रोजगार। सबसे पहले कोई भी अगर उद्योग लगेगा तो रोजगार तो अवश्य मिलेगा उस एरिया के आदमी को। जैसे कि यह उद्योग लाखों किसानों, मजदूरों तथा बुनकरों रोजगार को प्रदान करता है। मतलब रोजगार तो मिलवे करेगा किसान को भी, जो जूट उपजाएगा, अपने खेत में उत्पादन करेगा, मजदूरों को भी लगाएगा, बुनकर जो होता है वो भी रोजगार प्रदान करता है इस उद्योग से। विदेशी मुद्रा आयता है, जूट एवं जूट से बनी वस्तुएं का निर्यात में से भारत को विदेशी मुद्रा ही प्राप्त होता है। और जूट या जूट से जितने भी वस्तुएं बनाते हैं हम अपने फैक्ट्रियों में, अपने उद्योग में, तो उसको हम विदेश में व्यापार करते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा आता है दूसरे देश से। फिर कृषि विकास होता है। फिर आगे कृषि का विकास होता है। जूट की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिलता है। अगर कृषि का जूट जो उत्पादन करेगा ना, जो भी खेत में, तो उसको अच्छा मूल्य पे जो जूट के उद्योग वाले होते हैं ना, वो अच्छा फसल अच्छा मूल्य पे खरीद लेता है उससे। फिर पर्यावरण का संरक्षण। जूट प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, इसीलिए इसे बने उत्पादन पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। और प्लास्टिक का अच्छा विकल्प है। प्लास्टिक का अच्छा विकल्प है क्या? जूट से जितना भी वस्तु हम बनाएंगे ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, ये हानिकारक नहीं पहुंचाएगा हमारे पर्यावरण को। जितना भी अगर प्लास्टिक हम उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का जितना भी थैला हम उपयोग करते हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए जूट से बने ही, क्योंकि प्राकृतिक रेशा होता है, नेचुरल फाइबर होता है, और ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, बायोडाइजेबल होता है। फिर होता है जूट उद्योग के स्थानीयकरण स्थापना के कारण। मतलब जूट उद्योग का स्थानीयकरण स्थापना मतलब गांव लेवल पे कच्चे माल की उपलब्धता होती है, जहाँ पे खेत होता है आसपास में। तो जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा में उगाया जाता है, इसलिए उद्योग भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक विकसित होती है। जो कच्चे माल की उपलब्धता होती है ना, जूट मुख्य रूप से सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे। बिहार, असम, ओडिशा में उगाया जाता है, इसलिए उद्योग भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई है। आर्द्र जलवायु। जूट उद्योग के लिए नम आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, जो पश्चिम बंगाल के में उपलब्ध होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है। और है जल परिवहन। जूट भारी होता है, इसीलिए नदी और बंदरगाह की सुविधा उद्योग विकास में सहायक होती है। जल परिवहन ये होता है कि देखो, जूट होता है भारी, इसीलिए नदी और बंदरगाह उसके लिए चाहिए, नदी और बंदरगाह चाहिए उसके लिए। श्रमिकों की उपलब्धता। जूट उद्योग में अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन होता है भारत का। कोलकाता बंदरगाह के कारण जूट उत्पादकों का निर्यात आसानी से किया जाता है। जो बंदरगाह है ना, कोलकाता बंदरगाह के कारण जूट उत्पादकों को निर्यात करने में बहुत आसानी होती है। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर आगे देखते हैं हम लोग भारत के प्रमुख जूट उद्योग केंद्र। इसका केंद्र कौन सा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल, हावड़ा भी पश्चिम बंगाल, बैरकपुर, श्रीरामपुर, टीटागढ़, रिसड़ा, ये सब स्थानों पर जूट उत्पादन का प्रमुख उद्योग है। भारत के अधिकांश जूट उद्योग पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारत के अधिकांश जूट उद्योग जो है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। और देखते हैं जूट उद्योग की समस्याएं क्या क्या है। कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा, इसको भी कम्पिटिट करना पड़ता है। प्लास्टिक एवं सिंथेटिक वाइग के उपयोग से जूट की मांग कम हुई है। और प्लास्टिक एवं सिंथेटिक वाइग जो होता है टिकाऊ भी होता है, इसीलिए जूट की मांग बहुत कम हो गई, इससे बने वस्तु बहुत कम हो गए हैं। कच्चे माल की कमी।
कभी कभी अच्छी गुणवत्ता का जूट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए कच्चे माल की कमी होने के कारण जूट उत्पादन बहुत कम हो जाता है, जो कि अच्छी मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर है पुरानी मशीनें। कई जूट मिलों में अभी भी पुरानी मशीनों का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जूट मिल जो है ना, जूट पे पुराने मशीनें उपयोग किया जाता है जूट मिलों में अभी भी। बहुत ऐसी जगह है। उत्पादन लागत अधिक होता है। बढ़ती मजदूरी और परिवहन लागत से उत्पादन महंगा होता जाता है। उत्पादन लागत हम किस लिए बढ़ाएंगे? अगर मजदूर हमको ज़्यादा पैसा लेगा, बढ़ती मजदूरी, परिवहन का लागत ज़्यादा होगा, उत्पादन महंगा हो जाता है इसके कारण। फिर जूट उद्योग का सुधार एवं उपाय क्या क्या है? आधुनिक मशीनों का उपयोग हम करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला मशीनें लगाएंगे, उच्च गुणवत्ता वाले जूट हम उत्पादन करेंगे किसानों को खेत में। जूट से नए उत्पादों का निर्माण हम करेंगे, नए नए अच्छा चीज़ बनाएंगे जूट से। निर्यातों को बढ़ावा देंगे, किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे हम। जो भी किसान होता है उसको हम आधुनिक खेती के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। चलिए इसका हम फ्लो चार्ट देख लीजिए। पहले हम जूट लाएंगे, फिर जूट मिल में ले जाके बोरे, रस्सी, टाट चटाई पैकिंग सामग्री हम बनाएंगे जूट से। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ आ चुके होंगे, मुझे आशा है। अगर जो चीज़ समझ नहीं है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं लोहा उद्योग। आगे कैसा है? लौह एवं इस्पात उद्योग। तो लौह एवं इस्पात उद्योग में हम क्या पढ़ेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जिस उद्योग में लौह अयस्क, आयरन और जो कच्चे माल के रूप में उपयोग करके लौह इस्पात बनाया जाता है उसे लौह एवं इस्पात उद्योग कहते हैं। और आप लोग समझाते हैं। जिस उद्योग में लौह अयस्क का कच्चे माल के रूप में हम उपयोग करेंगे, लौह अयस्क एवं इस्पात बनाया जाता है, उसे लौह इस्पात उद्योग हम कहते हैं। महत्वपूर्ण व्याख्या में चलते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत का महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। हम इससे पहले पढ़े थे कि कृषि आधारित उद्योग, जूट, ये सब जो पढ़े हैं, कपास वपास ये सब जितना है सब, सूती वस्त्र और रेशम वस्त्र। तो ये है खनिज आधारित, खनिज है ये, लौह एवं इस्पात खनिज है जो आधारभूत उद्योग है। इसे बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज बोला जाता है, क्योंकि मशीनें, रेल की पटरियां, पुल, भवन, वाहन तथा बड़े बड़े कारखानों में निर्माण में इस्पात का उपयोग होता है। किसी देश के औद्योगिक की विकास का स्तर इस्पात उत्पादन से ही आंका जाता है, क्योंकि जितना भी चीज़ बनेगा वो आपको लौह इस्पात से ही बनेगा। जितना भी रेलगाड़ियाँ बनता है, पटरियाँ बनता है, उसका भवन निर्माण होता है, वाहन बनता है, पुल बनता है, सब में आजकल लोहा इस्पात का उपयोग होने लगा है, इस्पात स्टील। लौह एवं इस्पात उद्योग का महत्व देख लीजिए। तो औद्योगिक विकास का आधार होता है। लगभग सभी बड़े उद्योग में मशीनें एवं उपकरण इस्पात से ही बनाए जाते हैं, स्टील। रोजगार, यहाँ उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ही रोजगार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इस्पात का उत्पादन बढ़ते देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आधारभूत संरचना के विकास, रेलवे पुल, बंदरगाह, हाईवे और भवनों के निर्माण में इस्पात का उपयोग होता है। आगे है निर्यात। इस्पात और उससे बने वस्तुओं के निर्यात में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जितना भी हम फैक्ट्री में सामान बनाएंगे और उसको हम भेजेंगे, निर्यात करेंगे दूसरे देश में, तो उससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होगा। फिर है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल। इसके लिए कच्चे माल क्या क्या होता है? इस उद्योग के निम्नलिखित कच्चे माल एवं संसाधनों का आवश्यकता होती है। लौह अयस्क मुख्य कच्चा माल है। सबसे पहला लौह अयस्क मुख्य कच्चा माल है।
कोकिंग कोयला, ईंधन कोकिंग कोयला के रूप में उसको गलाएंगे हम कैसे, फिर दूसरे आकार में बदलने के लिए। चूना पत्थर अशुद्धियों हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैग्नीज इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। पानी शीतल एवं उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। बिजली मशीनें चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। जो लौह एक्स कोयला, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर। फिर है लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का कारण। तो स्थानीयकरण का कारण यही है कि उद्योग के लिए लौह खदानों के निकट स्थापित किए जाते थे।